स्टडी एडिक्शन में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सभी को भैया जयराम। अगर आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एक बार आप प्रस्तावना पढ़ लीजिए। इसके बाद आप भविष्य के जितने भी तुम्हारी परीक्षा आने वाली हैं या इतिहास में जितनी भी आई हों, आप गारंटी लेता हूं उठा के देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इससे बाहर जाए। तो हम अगर बात करें प्रस्तावना को, तो प्रस्तावना आपको याद हो या ना याद हो, आप याद कर लीजिएगा, उससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। हम आपको बता दें कुछ बेसिक बातें जो होती हैं कि जो प्रस्तावना है हमारा, इस प्रस्तावना की लैंग्वेज कहाँ से ली गई है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा भैया। लैंग्वेज हम लोगों ने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। जो इसका शैली है लिखने का, यानी लैंग्वेज जो वो कहाँ से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। अगर हम बात करें कि इसका विचार कहाँ से लिया गया प्रस्तावना का, तो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमंग द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे पहले संविधान किसका लिखा गया भैया? अमेरिका का। और अमेरिका ने ही सबसे पहले क्या लिखा? अपना प्रेम्बल लिखा, यानी प्रस्तावना लिखी। और जब उसने प्रस्तावना लिखी तो भाई हम लोगों ने वहीं से लिया, यानी हम लोगों के जो विचार है प्रस्तावना का वो कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। क्योंकि प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना पूरे संविधान का इंडेक्स होता है, यानी किन बिंदुओं को लेकर, किन मार्गदर्शकों को लेकर, किन बिंदुओं को लेकर पूरे संविधान का निर्माण किया जाएगा, निर्गत किया जाएगा, ये कौन बताता है? तो ये प्रेम्बल बताता है। इवन आपको बेरूबारी बनाम संघराज 1960 में कहा भी है सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया जो प्रस्तावना है ये संविधान निर्माताओं की मन की कुंजी है। यानी एक तरीके से पूरा देश किन मानकों पर, किस उद्देश्यों पर और किस तरीके का होगा, ये सारी बातें हमें क्लियर हो जाती हैं अगर हम प्रेम्बल को बहुत अच्छे से समझ लें। तो आप प्रस्तावना का विचार कहां से लिए? ऑस्ट्रेलिया से लिए। विचार सॉरी लैंग्वेज कहां से लिए? ऑस्ट्रेलिया से लिए। विचार कहां से लिए? अमेरिका से लिए। स्रोत कहां से होगा? तो इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा, जब आप कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे कि कैबिनेट मिशन आया और उसने ही हमारे पूरे संविधान की जो संविधान सभा थी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, जब संविधान बना रही थी उसके लिए बीच बीच में बैठकें होती थी। तो 9 को पहली बैठक हुई, फिर 11 को हुई, फिर 13 को हुई। तो जब तीसरी बैठक हुई थी कब? 13 दिसंबर 1946। इस दिन जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो क्या लाए थे? उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे। उद्देश्य प्रस्ताव, और यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या बना था? आगे चल के संभावना का स्रोत बना था। यानी इसका जो ओरिजिन है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया। अब 5 को पिलर पे चर्चा कर ले जो हमारे संविधान के मूल आधार स्तंभ है, और इन्हीं मार्गदर्शकों को लेकर, इन्हीं बिंदुओं को लेकर ही पूरे संविधान का निर्माण होगा। तो वो SSS, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, DR। तो पहली चीज क्या है? सोवरेन। सोवरेन मतलब होता है संप्रभु। संप्रभु का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूं मेरे घर की सारी पावर मेरे हाथ में है, इसका मतलब मेरे घर की संप्रभुता मेरे हाथ में है। इसका मतलब मैं अपने घर से जुड़े हुए किसी भी बिंदु का इंटरनल और एक्सटर्नल निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हूं। सोवरेन का मतलब यही होता है कि इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, यानी इंडिया इज टोटली फ्री टू टेक इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन। इंडिया अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। किसी के दादा से पूछने की जरूरत नहीं है कि का हो दादा ये करी कि ना करी, चाहे जो देश हो, अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर हमारे देश के लिए अनुकूल है तो हम वो निर्णय लेते हैं और फ्री हैं। और एग्जाम्पल है, जैसे हमने 1948 में, 65 में, 71 में, 1999 में पाकिस्तान को अगर दिल आतन मुकन घूसन मारा तो किसी से पूछा नहीं, हमारे लिए वो जरूरी था। हमने जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटाया तो हमारे लिए जरूरी था। बहुत सारे लोगों के मुंह फूला, अरे फूले तो फूले, अब फूल मुंह फूलना थोड़ी रोक लेंगे, पर हमारा देश संप्रभु है, हमने अपने देश के लिए, हितार्थ के लिए जो जरूरी था वो निर्णय लिया। दूसरा बात क्या होता है? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब होता है समाजवादी। हमारा देश कैसा है? समाजवादी है। देखो अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था है। पूंजीवादी व्यवस्था मतलब वो कहता है 5 उंगलियां समान नहीं है, हर आदमी जैसा उसके बाद टैलेंट है उस तरीके से वो धनार्जन करता है। समाजवादी कहता है कि समाज में, समाज के जो संसाधन है उस पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए। और जो रसिया का समाजवाद है, हमारा समाजवाद रशियन समाजवाद जैसा रेडिकल नहीं है। हमारा पूंजीवाद भी नहीं है कि यहाँ पूंजीवादियों को ही पूरा बढ़ते हुए देखा जाए। हमारा जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो पूंजीवाद और रशियन समाजवाद के बीच का रास्ता है। तो हमारा समाजवाद कैसा है? तुम्हारा लोकतांत्रिक समाज है। तीसरा कौन शब्द है? सेकुलर। सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष। जैसे आपको पता है पाकिस्तान जो हमसे अलग हुआ, हम हिंदू लोगों से, वो इस्लामिक कंट्री है। अफगानिस्तान इज अ इस्लामिक कंट्री। उस राष्ट्र का धर्म ही इस्लाम है, यानी उस देश में
अन्य जो धर्मावलंबी हैं उनको स्वतंत्रता नहीं होती। इवन अफगानिस्तान में तो आप बाहर जाके पूजा पाठ भी नहीं कर सकते। भारत राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्मावलंबी जितने भी धर्म वाले हैं सबको अपने धर्म की निष्ठा, अपने धर्म के अनुसार, उनकी आस्था के अनुसार पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता है। यानी भारत का जो राष्ट्र है ये सभी धर्मों को समान रूप से ट्रीट करता है। तीसरा क्या है, तो डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र। आपको ये तो पता ही होगा, दुनिया का इस समय सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो भारत है। भारत का लोकतंत्र बहुत पुराना है, उतना पुराना दुनिया का कोई लोकतंत्र नहीं है। आप जब महाजनपद जाएंगे तो उसमें मल्ल को पढ़िए, वज्जी को पढ़िए, वहां लोकतंत्र की व्यवस्था थी। तो वर्तमान में तो देखा जाए तो आबादी विश्व की सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है, तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, भारत। एंड लास्ट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब होता है गणतंत्र। गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्र देखो ब्रिटेन से हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, यानी कि हम लोगों का देश कैसा है, संसदनात्मक व्यवस्था अपनाता है। लेकिन ब्रिटेन गणतंत्र नहीं, हमने वहां से गणतंत्र नहीं लिया है। गणतंत्र मतलब होता है हेड ऑफ द कंट्री इलेक्टेड बाय पीपल। जिस देश का मुखिया निर्वाचित होता हो वो देश क्या होगा, गणतंत्र होगा। इससे अमेरिका गणतंत्र है क्योंकि अमेरिका के जो देश है उसका मुखिया राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और हेड ऑफ द कंट्री इंडिया का भी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। रियल हेड प्रधानमंत्री होता है, बात अलग है। हेड ऑफ द कंट्री कौन होता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अपने यहाँ का निर्वाचित होता है, हेरिडेटिक नहीं होता, वंशानुगत नहीं होता। इसलिए इंडिया क्या है, गणतंत्र है। यानी हमारे देश के मुखिया का क्या किया जाता है, तुम्हारा चुनाव किया जाता है। ये बात हो गई। अब इसके बाद तुमसे पूछ लेगा स्वतंत्रता कितनी है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की, इसको लिबर्टी बोलेंगे इंग्लिश में। कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का प्रस्तावना में वर्णन किया गया है, तो 5। एक विचार, एक अभिव्यक्ति, एक धर्म, एक विश्वास और चौथा उपासना। इतने प्रकार की क्या किया गया है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। अगर न्याय की बात करें, न्याय तो 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार की जस्टिस की बात की गई है कि हाँ हमारे प्रस्तावना में। और अगर समता की बात करें, इक्वलिटी की, तो 2 प्रकार की समता का वर्णन किया गया है, एक प्रतिष्ठा और एक अवसर। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि ये 5 न्याय, 5 स्वतंत्रता, 3 न्याय और 2 प्रकार की क्या समता का वर्णन किया गया है किसमें, प्रस्तावना में। एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बेरूबारी बनाम संघराज 1960 ये वाला जो केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, ये संविधान निर्माताओं की मन की कुंजी है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता। इसमें पार्लियामेंट को संशोधन करने का अधिकार नहीं है, इसलिए इसमें कोई संशोधन तब तक नहीं हुआ। लेकिन केशवानंद भारती का जब केस गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, कब, 1973। तो इस केस में 13 जजों की जब बेंच ने, तो उसने बताया कि प्रस्तावना तो मूल भाग है, अभिन्न अंग है। तो उसने कहा प्रेम्बल इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए संसद इसमें सकारात्मक परिवर्तन करने का पूरा अधिकार रखती है। और इसी के बाद अभी तक प्रस्तावना में एक ही अमेंडमेंट हुए हैं, 42 अमेंडमेंट 1976, और इसके तहत इसमें 3 शब्द जोड़ दिए गए। एक समाजवादी, जो मूल संविधान में नहीं था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अब इतना अगर आपको बात याद हो गई, तो अब हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ये आप ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, अब कुछ लोगों ने प्रस्तावना को कुछ कहा है, वो आपको बार बार नहीं, हर बार क्वेश्चन में आएगा, वो भी आप याद कर लें, तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे जाने वाला नहीं है। कहा कहे हैं सब भाई साहब, एक एक जने कुछ ना कुछ कहें, जो कहें उनको याद कर लो। वैसे जैसे किसी ने क्या कहा, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, क्या कहा, संविधान की कुंजी। किसने कहा भाई, बताओ कोई। तो इसको कहा अर्नेस्ट पार्कर साहब। अगर मैं कहूं कि परिचय पत्र,
क्या है? संधान का परिचय पत्र। संधान का परिचय पत्र। किसने कहा कि भैया प्रस्तावना संधान का परिचय पत्र है? तो ये कहे थे एन के पालकी वाला। पालकी वाला इन्होंने क्या कहा कि प्रस्तावना जो है वो संधान का परिचय पत्र है। किसने कहा संधान की आत्मा है? संधान की आत्मा, तो पंडित ठाकुरदास भार्गव। पंडित ठाकुर दास भार्गव। ये भाई साहब कहे कि ये क्या है? आत्मा है। किसकी? तो संधान की आत्मा है। अगर किसने कहा कि तुम्हारे दीर्घकालिक सपनों का घर दिख रहा है, दीर्घकालिक सपनों का घर, ये भी 2 बार आ चुका है कि किसने कहा कि प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का घर है? तो हो जाएगा अय्याद कृष्णा स्वामी अय्यर। अय्याद कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा प्रस्तावना क्या है? दीर्घकालिक सपनों का घर है। और एक लास्ट याद कर लो, किसने कहा? ये राजनीतिक जन्म कुंडली है। राजनीतिक जन्म कुंडली है। ये किसने कहा? तो के.एम. मुंशी ने कहा था। के.एम. मुंशी ने कहा कि ये राजनीतिक जन्म कुंडली है। अगर इतनी बात आप याद कर लेते हो भाई, मैं आपको गारंटी लेता हूं कि प्रस्तावना से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। फिर हम किसी दिन मस्ती मूड में आते हुए एक चैप्टर आपको फिर से क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए जय भारतम, जय श्री राम, वंदे मातरम।